आज राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। उन्होंने 20 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके सरकार पर कई सारे वार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि विरोधी कानून लेकर आए और इसे वापस भी ले लिया। माफी मांगी तो पहले संसद को बताएं कि अब प्रायश्चित कैसे करेंगे। उन्होंने कहा, लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे, शहीद किसानों को मुआवजा कब दिया जाएगा। सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा वो जारी करें। आंकड़ा कैसे नहीं है? सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस को वापस कब किया जाएगा। उन्होंने पूछा, एमएसपी पर कानून कब बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। कोरोना में कितने लोग मरे सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, देना चाहते हो किसानों को। आपने स्वयं कहा कि मैंने गलत कानून लागू कर दिया। आप कह रहे हो कि हां मेरी गलती थी, फिर आप कह रहे हो कोई मरा ही नहीं। दिस इज नॉट द वे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी बिहेविंग। राहुल गांधी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने 403 किसानों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया। पंजाब में 152 लोगों को सरकारी जाएगी। केंद्र सरकार हमें यह बताए कि उन्होंने क्या किया। इधर ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट की कवायद में भी जुटी हुई हैं। अगर राहुल गांधी चुनौती देने की कोशिश चुनौती है, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर राहुल गांधी का बचाव कर रही है और उन्हें एक बड़ा नेता साबित करने में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी से नहीं होगा तो क्या ममता बनर्जी से होगा। और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बड़ी लंबी लिस्ट के साथ राहुल गांधी आज मीडिया के सामने आए, क्या आप भी कोई लिस्ट लेकर आए हैं? गांधी जी मीडिया के सामने जब भी आते हैं तो कोई नई बात नहीं है। उनका आना, उनका आरोप लगाना और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो जाना, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि यदि विषय को गंभीरता से लेने की बात है तो राहुल गांधी जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विपक्ष की पार्टी नहीं है, अनेक राज्यों में वो सत्ता की पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने तो तीनों कानून वापस ले लिए, जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते थे। तो राहुल गांधी जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस राज्य से सांसद हैं, केरल, वहां मंडी का कानून नहीं है, एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। तो वहां कब आंदोलन करने जा रहे हैं, बताना चाहिए उन्हें। चलिए, वहां सत्ता में नहीं है मगर वहां से सांसद हैं सत्ता के सहयोग से। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां वो सत्ता में भागीदार हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। तो बताना चाहिए कि वो महाराष्ट्र, जहां की उनकी सरकार कैबिनेट में बैठ के प्रस्ताव पारित करती है कि आंदोलन में सहयोग देना है, वो कब प्रस्ताव पारित करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वापस कर रही है। तीसरा राज्य है जहां इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, पंजाब, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह नियम है कि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर किसान को 5 वर्ष के लिए जेल डाला जा सकता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो छोड़िए, जेल वाला क्लॉज तक आज तक नहीं हटाया है और उसके बाद कटौती जो चल रही है, इसलिए स्वयं उनके प्रति अविश्वसनीयता का भाव भी उत्पन्न करता है और उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। साहब, आप कह क्या रहे हैं, जहां सत्ता एक इनकी खुद की सरकार थी और इनकी कान की आंख के कोने के इशारे से कोई काम हो सकता था, तो बजाय वो काम करवाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इन्होंने अध्यादेश फाड़ा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर राजनीतिक स्टंट करना यह इनका नैसर्गिक स्वभाव है, बजाय यथार्थपरक ढंग से सत्ता में रहते हुए कार्य करना। सुप्रिया जी, जवाब दें, ये एक और राजनीतिक स्टंट था? मूर्खता की बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं कुछ तथ्यवाद बात आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। भाजपा सुप्रिया श्रीनेत जी का संपर्क टूट गया है। सुप्रिया, सुन पा रही है क्या? जी जी जी, बोले। भाजपा की मोदी सरकार 3 काले कानून लाई। उन काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने करीब 1 साल तक आंदोलन किया
और उस आंदोलन के दौरान 700 किसानों से ज्यादा शहीद हो गए। इस सरकार से जब पूछा गया कि क्या आप कॉम्पनसेशन देंगे क्योंकि आपने गलती मानकर काले कानून वापस की, कि हमारे पास कोई डेटा सरकार से और आप अपने पार्लियामेंट में वापस करिए, तो सरकार ने पार्लियामेंट में लिखित बयान में कहा नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है एक भी मृत किसान के बारे में। इनके पास बेरोजगारियों के बारे में जानकारी नहीं है, कितने लोगों की कोविड में मौत हुई जानकारी नहीं है, कितने किसान शहीद हुए जानकारी नहीं है, कितने माइग्रेंट लेबर पैदल चल के गए जानकारी नहीं है, कोर्ट तक में बोलते हैं हमारे पास जानकारी नहीं है। इस सरकार की दिक्कत यह है कि जिस समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है उसके लिए कह दो हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं और इसीलिए हमारी पंजाब की सरकार ने, आपने बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी, वहां पर हमारी मेजोरिटी है, हमारी सरकार ने वहां पर एक लिस्ट बनाई 403 किसानों की, जिसमें से 152 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने नौकरी दी है और इन 403 लोगों को हमने 5-5 लाख कॉम्पनसेशन दिया है और लोगों को भी नौकरी देंगे। हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट एक और भी है जो सार्वजनिक रूप से हमने इकट्ठा करी है, इसको वेरीफाई कीजिए, अपने पोर्टल से एक लिस्ट बनवाइए और चाहिए तो हम आपको ये लिस्ट दे देते हैं, किसानों को कॉम्पनसेशन दीजिए। ये बहुत बेहतर है सुप्रिया जी, और ये ऐसी ही चर्चा हम चाहते हैं। आप लिस्ट भिजवाइए सुधांशु जी के पास। देखिए मैं भी एक लिस्ट लेकर आई हूं। 2017 में पंजाब मुख्यमंत्री रहते हुए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की मैं बात कर रही हूं, मनमोहन सिंह की मौजूदगी में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान आपने किया था। सीएम बदल गए लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई, वहां पर भी मुद्दा किसानों का था। 2.5 लाख करोड़ का क्या हुआ जो किसानों की कर्ज माफी होनी थी? अच्छा है, फिगर लेके आई है, 2 मिनट रुकिए मैं बताती हूँ अभी आपको। अब मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आपने बीच में टोक दिया था। आपसे आज जी खेत मेड़ के झगड़े करने नहीं आए और हम लोग अच्छी बहस करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने से पहले, और वो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूँ और जब मैं यहाँ पर किसानों कानून पर और लोगों से बात करती हूँ तो लोगों का सिर्फ एक सवाल होता है, टेनी लगता। आज अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूँ और जब मैं यहाँ पर किसानों कानून पर और लोगों से बात करती हूँ तो लोगों का सिर्फ एक सवाल कि और जब अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर नरसंहार के मुख्य नामजद अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, जिसको आपने अभी तक बर्खास्त नहीं किया है, तो आपसे न्यायिक सुप्रीम कोर्ट की इतनी झाड़ और झपड़ के बावजूद आपको लगता है कि आज पूरे मिश्र टेनी के गृह राज्य मंत्री बने रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट की इतनी झाड़ और झपड़ के बावजूद आपको लगता है कि आज पूरा देश आपसे सवाल नहीं पूछता है? पूरे देश के सामने ये बात साफ नहीं है कि अजय मिश्र टेनी गृह मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं? नैतिकता और कानून की धज्जियां उड़ाई हुई है आपने उस व्यक्ति की जिसके लड़के ने किसानों को गाजर मूली की तरह अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था। आपने कहा एमएसपी, आप तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहते थे एमएसपी लाओ एमएसपी लाओ, अब तो आप उसी कोर्ट में जज है जिसमें आप वकालत करते थे, लाइए ना एमएसपी, दीजिए ना कॉम्पनसेशन किसानों को, करिए ना जो गंदे गंदे केसेस आपने किसानों के खिलाफ जी जवाब ले ली सुधांशु जी से, तो करिए, बिल्कुल लीजिए जवाब। और मेरे सवाल का जवाब आप देंगे या मैं सुधांशु जी के पास जाऊं? हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ, नहीं मैं बिल्कुल देती हूँ वो जवाब। ऐसा है कि हमने जहां जहां प्रॉमिस किया वहां वहां हमने कर्जा माफी करी। हमने तो अपनी सरकारों में 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है किसानों का, हमने सिर्फ 8 लाख करोड़। सुप्रिया जी मैं फिगर लेकर आपके सामने आई, मैंने पंजाब की बात की, आपने पंजाब की बात को कोई सवाल के साथ। सुधांशु जी हाँ देखिए, अभी सुप्रिया जी ने एक बात बोली कि वो महाराजगंज गई। मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं विनम्रता से, महाराजगंज किसान आंदोलन का अगर वहां रत्ती भर भी चल रहा होता तो आज ये सोशल मीडिया का युग है, फोटो खींच खींच के वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे पाट दिया गया होता। यह एक यथार्थ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे गृह राज्य मंत्री कोर्ट में चल रहा है इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पर क्या एक बार भी चाहे अजय मिश्रा जी ने या उनके पुत्र ने अथवा किसी भाजपा के नेता ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जो गाड़ी से रौंदा गया वो सही था? ना, परंतु
यही इस देश को याद है कि 5000 सिखों का नरसंहार होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सीधे सीधे जस्टिफिकेशन कि सिखों का मारना सही था। क्यों बर्खास्त नहीं किया था, क्यों इस्तीफा नहीं लिया था? इसलिए मैं कह रहा हूं वह आचरण अपनी जगह है और सबको यह बात अच्छी तरीके से पता है। तीसरी लिस्ट की बात मीनाक्षी जी ने कही, अरे तो भाई एक लिस्ट छत्तीसगढ़ की भी है जहां 150 किसानों ने आत्महत्या की है और वहां तो सरकार भी आप हैं और वहीं पर किसान है जिन्होंने आत्महत्या की है, उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला है? और ये वही छत्तीसगढ़ है जहां 2018 के चुनाव प्रचार में 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दूंगा, नहीं तो नेतृत्व बदल दूंगा। आज 3 साल हो गए हैं और बेबसी के हालात में छत्तीसगढ़ का वह किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, मगर यहां पर इनको लखीमपुर दिखता है, रायपुर नहीं दिखता। यही समस्या है। बेरोजगारी में इनको राजस्थान के बेरोजगार किसान आकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति के साथ बाहर हैं, वो इन्हें नहीं दिखता है, क्योंकि वही राजस्थान है जहां इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था 5000 रुपया महीना देंगे बेरोजगारी भत्ता। 3 साल हो गए, नहीं मिले। इसीलिए मैं कहता हूं राजनीति में विश्वसनीयता का संकट ऐसे ही नेताओं की वजह से हुआ है जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मगर अब देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, वो हर ढंग की इस अंतर को समझ रही है। सुप्रिया जी, देखिए किसान तो किसान है, चाहे वो देश का हो, देश के छत्तीसगढ़ राज्य का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो या पंजाब का हो। सीधा सवाल यह है कि आज आप जो मांग कर रहे हैं कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, तो आप लोगों की जब सरकार थी, आप लोगों का शासन था, आप दे देते एमएसपी। अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगी और आशा करती हूँ जैसे आप उनके बीच में नहीं बोली, आप मेरे साथ भी अभी तक फेयर रही हैं और आगे भी रहिएगा। बिल्कुल रहूंगी। आपने पूछा सुधांशु जी की महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सलेमपुर के लोगों ने क्यों नहीं किया। आपको एक बात पता है ना सुधांशु जी, और मुझे पता है कि आप असलियत जानते हैं। आप तो राजनाथ सिंह के साथ काम किए जो खुद खेतिहर परिवार से आते हैं, आप ये असलियत जानते हैं। आप भले आज यहाँ पे आके कुछ और बात बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन से ये जारी किया था नोटिस कि नो ऑफिसर लेस देन द रैंक ऑफ डीआईजी, डीआईजी से ऊपर का ही पुलिस अधिकारी हर जनपद में नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, जिसका सिर्फ एक काम था, यह देखना कि कौन से किसान किसान आंदोलन में जा रहे हैं और कौन से किसान किसान आंदोलनकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। यह काम था डीआईजी लेवल रैंक के ऑफिसर का। तो इतनी दहशत और इतना जो आपने डराया था, उसका नतीजा था कि शायद लोग कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के खुल के नहीं आ पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था वो सबको पता था। उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर महाराजगंज में भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ, सबको पता था। खैर मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, मैं जानती हूँ आप असलियत जानते हैं, इसलिए शर्मिंदा और नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि नैतिकता में शायद आपका ग्राफ ज्यादा ऊंचा है बाकी लोगों से। आपने बोला छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ की आपको बात बताती हूँ। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में गेहूं और धान खरीदा जाता है, और जब ये 2500 रुपए की एमएसपी अनाउंस करी थी ना भूपेश बघेल जी ने, तो केंद्र की मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि अगर घोषित एमएसपी के ऊपर कोई राज्य सरकार ज्यादा देती है किसानों को, तो हम आपका अनाज नहीं खरीदेंगे। तो उनको अपना एमएसपी पर ही देना पड़ा और अतिरिक्त पैसा वो दूसरी स्कीम के थ्रू देते हैं। ये नैतिकता है आपकी। आपकी नैतिकता ये है, आपने कहा था फरवरी 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आप ही की सरकार का आंकड़ा, आज किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन है और हर एक किसान के ऊपर इस देश में 74,000 रुपए औसतन लोन है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं, हमने एमएसपी क्यों नहीं किया। ऐसा है मीनाक्षी जी, जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो खेतीहर मजदूरों के लिए हो, भूमिहीन किसानों के लिए मनरेगा जैसी चीजें हो, या जो कर्जा माफी थी। हमारी सरकार के दौरान किसानों को यह पता था कि हमारे साथ रात के अंधेरे में कुछ नहीं हो जाएगा, जो इस सरकार ने कर दिया है। तब इतनी आशंका नहीं थी और इसलिए एमएसपी की जरूरत भी उतनी नहीं थी। आज किसानों को यह डर है कि कल को पता नहीं कौन सा कानून बन जाए। अब देखिए, आप बोलेंगे कि मैं टोक रही हूँ, लेकिन आप बात ऐसी कर रही है। मैं फिगर्स पे बात कर रही हूँ। देखिए, मैं प्रिजम्पशंस पे बात नहीं कर रही हूँ और आप भी फिगर्स पे बात करिए। आपकी थोड़ी सी, मैं फिगर से बात कर रही हूँ और फिगर मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मैं एक बिजनेस न्यूज चैनल की एग्जीक्यूटिव एडिटर थी, मैं बिना फिगर के कोई बात नहीं करती। देखिए, अब आप एक पार्टी की प्रवक्ता है, इसलिए फिगर पे ही बात करें। तो मैं आपको फिगर बता रही हूँ, लिखिए फिगर। 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक जितना परसेंट एमएसपी का बढ़ा,
उसका आधा % ग्रोथ एमएसपी में हुआ है पिछले 7.25 सालों में। और मैं फिर से एक बात कहूंगी, हम एमएसपी पे बहस करें, एमएसपी पर गारंटी कानून आपकी सरकार क्यों नहीं लेकर आई? मेरा सीधा सवाल ये था, आप क्यों नहीं ला पाए एमएसपी पर गारंटी कानून? आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है रात के अंधेरे में कुछ भी कर सकती है, पूरे दिन के उजाले आपके पास थे, 70 सालों तक आपने शासन किया, आप एमएसपी पर गारंटी कानून क्यों नहीं लेकर आए? मीनाक्षी जी, दिक्कत की बात यह है कि शायद आप सुन नहीं रही हैं जो मैं कह रही हूँ। अगर सुनती तो दोबारा फिर सवाल ना करती, रेपिटेटिव हो रहा है आपका सवाल, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ अपना जवाब। मैंने आपको बोला कि जब हमारी सरकार थी और क्योंकि हमने इनसे डबल एमएसपी बढ़ाया था अपने 10 साल के शासनकाल में, किसानों को इतनी आशंका नहीं थी, उन्होंने एमएसपी की इतनी मांग नहीं करी थी। और मैं तो कहती हूँ कि हमने शायद नहीं किया। आपने इतनी एमएसपी बढ़ा दी कि पंजाब में 2.5 लाख करोड़ का किसानों पर कर्ज हो गया। आपने इतनी एमएसपी बढ़ा दी कि किसान अब तो शक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं ये जो पंजाब की ओर रुख करना पड़ जाए। सुधांशु जी, मेरा सीधा स्पष्ट जवाब आपसे ये सवाल आपसे ये है कि आप भले ही आज राहुल गांधी पर आरोप लगा बड़े उनका बचाव कर रही हैं और उनको सबसे बड़ा नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रही हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा भी वो हैं, उन्होंने अब इसे किसान आंदोलन का आप नाम दे लें या फिर विपक्षी एकता का नाम दे लें, आपके तीनों कृषि कानूनों को रद्द तो करवा दिया ना। देखिए, यहां भी मैं सुप्रिया जी के लिए कहना चाहूंगा कि हमको भी पता है कि उनको हृदय से पता होगा अंदर में कि जिस नेता को डिफेंड कर रही हैं उस नेता की के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव है। अरे भाई, एक्टिव रहना है तो अध्यक्ष पद मत छोड़ते, आप बिल्कुल एक्टिव रहते, आंदोलन करते, ट्वीट करते, सब कुछ करते। अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, आज की डेट में ना आप अध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं किसी सदन में, कुछ भी नहीं है, बगैर पद लिए हुए एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई बात नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि महाराजगंज में पुलिस का डीआईजी लेवल के अधिकारी से डर है। अब ये बताइए मीनाक्षी जी, मतलब महाराजगंज में पुलिस की वजह से और मेरठ में नहीं है पुलिस की वजह से, दोनों उत्तर प्रदेश में है भाई। वास्तविकता यह है कि पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। जो आंदोलन था वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 5 जिलों से अधिक का आंदोलन नहीं था। 10 जिले के नाम ये नहीं बता सकती जहां पर कि आंदोलन हो, इसलिए वो एक आंदोलन स्वरूप था, हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। किसान आंदोलन करें, किसान राजनीति करना चाहते हैं वो भी करें, सबका स्वागत है। तमाम बड़े बड़े किसान नेता राजनीति में आए, सरदार पटेल से लेके और चौधरी चरण सिंह जी तक, आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर समस्या यह है कि जब आप यह कहने का प्रयास करते हैं कि हमने किया, तो मैं सिर्फ 2 बात याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आपके जमाने में आई, एक पन्ना भी उल्टा गया स्वामीनाथन कमेटी। अभी आपने किसी ये बात कही कि 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसके कि मोदी जी अध्यक्ष थे और उसमें ये रिकमेंडेशन थी, तो पहले आप यहां सार्वजनिक माफी मांगिए कि 2011 की जो आप तथाकथित रिपोर्ट की कमेटी की रिकमेंडेशन की बात कर रही हैं, 2014 तक आपने नहीं इंप्लीमेंट किया, पहले उसके लिए माफी मांगिए, उसके बाद बात करिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसान हमारे टाइम में ऐसा था, अरे भाई हम एमएसपी दे रहे हैं, पूरी गारंटी के साथ दे रहे हैं, उससे दुगना दिया है जो पिछले समय में दिया। एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार 10 साल तक रही, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन था, केंद्र और प्रदेश दोनों में साथ थे। इन्होंने 90,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान किया। हमने 4.5 साल में, योगी जी की सरकार में 1,43,000 करोड़ रुपए भुगतान किया। अब किसान को सम्मान निधि के अलावा हर गांव में बिजली पहुंचाना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर गांव में सड़क पहुंचाना, वो सब तो एक अलग विषय है, क्योंकि ये सब मिलकर भी किसान का विकास होता है, सिर्फ उससे नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही, कोई रिकमेंडेशन नहीं रही। अचानक यहां आने के बाद सब कुछ होने लगता है। और आज भी जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, ये तथाकथित काले कानूनों के प्रावधान वहां पर भी लागू हैं, सरकार दे देना किसानों को मिनिमम सपोर्ट। और मजे की बात ये, आपकी सरकार दे दे, मैं आऊंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन सुप्रिया जी, यहाँ पर किसानों के लिए भले राहुल गांधी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी की खुद की स्थिति ये हो गई है कि उन्हें विपक्षी दलों का मिनिमम सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आपकी बात गलत है और मैं थोड़ा सा पक्षपात का आरोप आप पर इस समय लगा सकती हूँ, क्योंकि आप उनके बीच में नहीं बोली और मेरे बीच में बोलती है। आशा आप नहीं बोलिएगा, ये गलत बात। चलिए, आप ये डिबेट जब खत्म हो जाए, सुप्रिया जी आप आराम से सुनिएगा, और मेरे ख्याल से जितने भी जगह आपको बोलने का मौका मिलता है, खुला मंच इससे ज्यादा, इंडिया टीवी से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहरहाल फ्री प्ले आपको देती हूँ, करिए, बोलिए। मंच मैं अपने खुद चुनती हूँ और इसके लिए मुझे टीवी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं।
आपने विपक्ष की कुछ बात कही। 13 पार्टीज जब एक साथ खड़े होकर राहुल गांधी जी की मीटिंग में आती हैं, उनके लिखे पत्र पर साइन करती हैं, उनके लिखे स्टैंड को लेती हैं, उनके लिखे स्टैंड पे वॉकआउट करती हैं, जब 17 पार्टी एक साथ राहुल जी की अध्यक्षता में जाके किसानों से मिलती हैं या जहां पर आंदोलन होता है वहां जाती हैं, जहां पे पार्लियामेंट पे के बाहर हो रहा था, तो मुझे लगता है उनकी लीडरशिप पर कोई सवाल नहीं है। कुछ लोग इस पर सवाल जरूर उठा सकते हैं और उनको शायद मेरा सिर्फ एक जवाब है कि राजनीति लोगों की आवाज बनना, उनकी लड़ाई लड़ने का माध्यम है। राजनीति चुनाव आने पर दुकान खोल लेना और रणनीतिज्ञ बन जाना नहीं है। खैर, इससे मैं ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगी। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी, और आपने भी राहुल गांधी जी पर सवाल पूछे। ये राहुल गांधी जी का विश्वास था किसानों की ताकत पर, उनकी नैतिकता पर, कि उन्होंने कहा था काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। ये राहुल गांधी जी की नैतिकता थी कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर भी मोदी जी को घुटने टेकवाए और वो नहीं हो पाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 2 मिनट का मौन हमारा सदन और संसद नहीं रख सकता था 700 किसानों की शहादत पर? आज आप उन परिवारों को कह रहे हैं कि ये किसान थे ही नहीं। जिन 700 किसानों की शहादत हो गई, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके माता पिताओं को, उनकी बेवाओं को आप क्या कह रहे हैं कि ये किसान ही नहीं थे, इनका अस्तित्व ही नहीं था, शायद ये कभी जीवित ही नहीं थे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज दलगत राजनीति छोड़कर जो राहुल गांधी जी ने बात कही है उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उन किसानों को कॉम्पनसेशन दीजिए, वो भारत के नागरिक थे। आपकी निष्ठुरता के चलते उनकी जाड़ी गर्मे पानी में बैठे से मौतें हुई हैं, इसको स्वीकारिए, माफी मांगिए इस देश से। और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त कर देती हूं। 20 से 25 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आपने खेती का औसतन दाम बढ़ा दिया है, डीजल, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, जीएसटी लगाकर। इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन उन परिवारों के आंसू पोंछ के कहेगा कोई बात नहीं, ये भारत के नागरिक थे, हम आज आपके साथ खड़े हैं? ये काम मोदी जी को करना चाहिए, लेकिन मोदी जी उन किसानों के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारना चाहते हैं। उनके मंत्री कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। इस सरकार में डेटा विहीन सरकार है। यहाँ पर डेटा कभी भी नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम में सवाल पूछ लो, डेटा नहीं है। और ये माइग्रेंट लेबर में था, ये किसानों में था, ये शोषित लोगों का कोविड के दौरान था, बेरोजगारों का डेटा। देखिए, अभी सुप्रिया जी राहुल गांधी जी की प्रशस्ति के आवेग में फैक्ट कुछ क्या बोल गई। जब भूमि अधिग्रहण बिल आया सुप्रिया जी, तब तो राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं थे, तब तो अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी 2014-15 में, मगर क्रेडिट महासचिव को। मीनाक्षी जी, मुझे वही बात याद आती है, नरसिम्हा राव ने भी किताब लिखी थी द इनसाइडर, कि जब नेहरू के बाद इंदिरा जी बनी तो लोग आकर यह सिद्ध करने लगते थे कि इंदिरा जी आप नेहरू से ज्यादा महान थी। और मजे की बात, आज जब ये किसान कानून वापस हुए हैं तब तो राहुल गांधी जी महासचिव भी नहीं है, यानी कुछ नहीं है, उसके बाद भी क्रेडिट उनको। इसे ही कहते हैं कि एक परिवार में जन्मा व्यक्ति चाहे एक पद पे रहे या न रहे, सारा प्रेम उसी को और सारा श्रेय उसी को। यही कारण से तो कांग्रेस की आज ये स्थिति हुई है सुप्रिया जी कि ममता बनर्जी कहती हैं क्या है, व्हाट इज यूपीए? यूपीए है ही नहीं। अब ये बताइए, आज स्थिति ये होती है कि शरद पवार जी कमेंट कर देते हैं कांग्रेस के बारे में, और आप लोगों की तो हालत क्या कहें। आप ऐसे युवा नेता को लाकर अपनी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। कन्हैया कुमार कहता है मैं कांग्रेस डूबता जहाज है उसे बचाने आया हूं। गजब है भाई, जो आके कह रहा है कि आपकी पार्टी डूबता जहाज है, उसको आप अपनी पार्टी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही है। और डूबते जहाज के कैप्टन कौन है? कैप्टन छोड़ के चला गया स्टीयरिंग व्हील को पीछे, इसलिए डूब रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि एक यथार्थ को समझिए। और एक और बात याद दिला दूं, राहुल गांधी जी ने एक ही बार कहा था कि यदि विपक्ष तैयार हो तो मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। तब 2018 के कर्नाटक चुनाव से पहले, वहां इनकी सरकार थी, इनका मुख्यमंत्री था। याद करिए ना, विपक्ष का एक बड़ा वहां पे जमावड़ा हुआ था बेंगलुरु में। और हकीकत क्या हुई? भैया प्रधानमंत्री की बात करने गए थे और जब चुनाव का परिणाम आया तो मुख्यमंत्री भी नहीं रह गया, डिप्टी सीएम के ऊपर संतोष करना पड़ा। इसे कहते मीनाक्षी जी, हिंदी में कहावत होती ना, चले थे चौबे छब्बे बनने और रह गए दूबे बन के। इसलिए ही मैंने कहा, अंत में फिर रिपीट कर देता हूं सुप्रिया जी, आपको भी अपने अंतःकरण में झांकती होंगी तो आपको पता होगा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, ये इतिहास में थी, आज ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसीलिए वो किस तरीके से कहां अधोगति में जा रही है। सुप्रिया जी, क्या गलत कहा सुधांशु जी ने? आप एक बात बताएं, आपके अपने आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब जहां जहां पर कांग्रेस थी, जिन राज्यों में, वहां पर भी ममता बनर्जी उसे तोड़े ले रही हैं।
आपने कभी सोचा था कि पश्चिम बंगाल में जहां पर कांग्रेस पार्टी फ्री पास दे रही थी टीएमसी को, वही टीएमसी अब निकलकर बाकी राज्यों में कांग्रेस पर पलीता लगा देगी? इसका मैं जवाब दूंगी, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूं मैं सुधांशु त्रिवेदी की कि उन्होंने आज महात्मा गांधी का नाम लिया, क्योंकि मुझे इन लोगों से महात्मा गांधी का नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है। ये महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़े रहते थे। गांधी की जय जयकार जब ये करते हैं तो मुझे बहुत आत्म संतोषी मिलती है। आज मैं एक बार आपका भाई, क्योंकि एक बार फिर से इन किसानों ने दिखा दिया कि गांधी के इस देश में गांधी के ही सत्याग्रह की अंततोगत्वा विजय होगी, और हर उस शासक को जो समझता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को इधर उधर करके सरकारें पपेट से चलाएगा, उसको घुटना टेकना पड़ेगा। ये गांधी की असलियत है, ये गांधी का शाश्वत सच है। अच्छी बात है, इसका साधुवाद है आपको कि आपने गोडसे का साथ छोड़कर आज गांधी का जिक्र किया। पहली बात, आपने कहा सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट थी, राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट नहीं थे, उनको क्रेडिट क्यों दे? बड़ी अच्छी बात है। आपने ये भी स्वीकारा कि ये कांग्रेस की वजह से हुआ था। चलो, राहुल जी नहीं, सोनिया जी की वजह से हुआ था। सबको पता है, भूमि अधिग्रहण आपने पुश करना चाहा, किसानों ने आपको वापस धकेला, राहुल गांधी जी ने इस पर सत्याग्रह और पूरा आंदोलन किया था और उसकी वजह से हुआ था। अब आपने जो सवाल पूछा ममता बनर्जी जी पर, मैं इज्जत, 3 जगह कांग्रेस की सरकार है राज्यों में, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड में हम यूपीए के अलाइज के साथ सरकार। क्यों जवाब दूं? पहली बात। और दूसरी बात, आप इस देश में 3 जगह कांग्रेस की सरकार है राज्यों में, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। झारखंड में हम यूपीए के अलाइज के साथ सरकार चलाते हैं। जो यूपीए का अलाइड नहीं है, जिन्होंने 2012 में यूपीए छोड़ दिया, उनकी मैं टिप्पणी पर क्यों जवाब दूं? पहली बात। और साथ जोड़ा है, आपने जो बात कही मीनाक्षी जी कि वो लोगों को तोड़ रही हैं, आप मुझे 4 ऐसे नाम बता दीजिए ममता जी ने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो कि 1 लोकसभा सीट जिता दे। एक, चाहे वो पवन वर्मा हो जहां पर 40 बिहार में लोकसभा सीट्स है, चाहे वो कीर्ति आजाद हो, चाहे वो राजेश प्रति त्रिपाठी हो यूपी में जहां से 80 सीट आती है। आप एक नाम मुझे बता दीजिए। सुष्मिता देव को आप क्यों भूल जाती हैं, जो कि खुद राहुल गांधी की किचन कैबिनेट की सदस्य कही जाती थी? नहीं, आई फर्स्टली ऑब्जेक्ट टू द यूज ऑफ द वर्ड किचन कैबिनेट बाय यू। राहुल गांधी जी की किचन कैबिनेट, ये जो आप लोग तथाकथित मीडिया में बोलते हैं, वो कोटरी और किचन कैबिनेट्स मोदी जी चलाते हैं मोर खिलाते वक्त, राहुल गांधी जी नहीं चलाते थे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो थी, भूल गई आप? हाँ, बिल्कुल थी। मैं बोल रही हूँ, मैं उनके बारे में बोल, सुष्मिता देव जी के बारे में मैं ये जरूर बोलूंगी कि वो जब तक कांग्रेस में थी वो लड़ाकू थी। वो जब छोड़ के गई, उन्होंने क्यों अपने प्रिंसिपल्स पर इस तरह का समझौता किया मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष में रहकर बिना पोस्ट के लड़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब उनको राज्यसभा मिली तो मुझे लगा कि शायद उनको भी उस पोस्ट की चाह थी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बिना अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करे कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से उस बात को यही तो मुझे हैरानी है कि आपके अपने मजबूत साथी जो सीट जिताने का मादा रखते हैं वो तक आपको छोड़कर चले गए, फिर भी आप कहते हैं कि राहुल गांधी बड़े मजबूत नेता हैं, उनके नेतृत्व में विपक्ष मजबूत होगा, वो विपक्ष की आवाज उठाने वाले नेता हैं। मुझे लगता है आप बीच में मत बोलिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। टीएमसी का वोट शेयर 4.1% था लोकसभा में, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जनरल इलेक्शन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है परिणाम। और उस जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का वोट परसेंट 19.7% था और टीएमसी का 4.1% था। राजनीतिक जो एम्बिशन होता है वो अच्छी बात है, मूर्खता बुरी बात है, लेकिन रणनीतिज्ञों और स्ट्रेटेजिस्ट के चक्कर में पड़कर कभी कभी पॉलिटिकली एस्ट्यूट लोग भी गलती करते हैं। सुधांशु जी, राजनीतिक मूर्ख कौन है? राजनीतिक मूर्ख कौन है? गलती सुधार लेंगे। आप तो एंकर हैं, मुझसे ज्यादा आप समझती हैं, आप बड़े बहुत अच्छी बात कही। और भाजपा तो नहीं बोलना चाहिए। 19 उसमें जो आपने कहा। सुधांशु जी आपका मौका है बोलने का, बोलिए। नहीं, कैसे भाई आप बीच में मुझे रोक के? अब देखिए सुप्रिया जी, आपने जो बोला, अरे बाप ने काफी देर बोल दिया, चलिए और बोल दीजिए जो वाक्य पूरा। 10 सेकंड बोलने दीजिए। सुधांशु जी, आप तो एलआई मैनेजमेंट की बात देखिए करिएगा मत, क्योंकि आप अपने दिल में जानते हैं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। 2 और हम 2 हमारे 2, आप लोग का कोई सही नहीं है। इसलिए क्योंकि आपके यहाँ तो 19 एलाइज, आपके 19 घटक दल ने 2014 से अभी तक एनडीए छोड़ा, जिसमें से शिवसेना
जदयू भी जाकर आया, शिरोमणि अकाली दल आपके बड़े पुराने घटक दल है, हनुमान बेनीवाल शुरू से आपके साथ छोड़ के चले गए। तो आप लोग एलाई मैनेजमेंट की बात मत करिए। आप क्या एक तानाशाह है, उनके एक मित्र है और उनके दो और मित्र हैं जो सरकार चलाते हैं। आप यहाँ पर एलाई की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं, वरना फिर आप ये आरोप लगाएंगे कि आपको मौका नहीं मिला। सुधांशु जी। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देखिए, सुप्रिया जी ने जो बात कही, सुप्रिया जी ने बात कही, अच्छी बात कही। हम एलआई मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं सुप्रिया जी, पार्टी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अभी यहां पर जो शॉट दिखाया जा रहा था उसमें दो नेता बैठे हुए थे, ममता बनर्जी जी और शरद पवार जी। दोनों तो कांग्रेस के थे। आपकी पार्टी से जो छोड़ के जाता है वो बड़ा नेता हो जाता है। मतलब बताइए, ममता बनर्जी जी आपकी पार्टी की थी, बंगाल से आज आप साफ हो गए, ममता जी बड़ी नेता हो गई। जगन मोहन रेड्डी आपकी पार्टी के थे, छोड़ के चले गए, बड़ा नेता हो गए, साफ हो गए। शरद पवार जी आपकी पार्टी के थे, छोड़ के गए, साफ हो गए। एक और मुख्यमंत्री हैं, यद्यपि वो इस समय हमारी पार्टी से हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा, आपके छोड़ के गए, साफ हो गए। आप वहां से कोलिको पुल अरुणाचल प्रदेश से छोड़ के गए, साफ हो गए। जनाब, ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको सुप्रिया जी? क्योंकि आप जो आर्टिफिशियल नेतृत्व ऊपर से रखना चाहते हैं, जिसका यथार्थ में नीचे न समझ है न है रही है, मगर अफसोस कि आप इस बात को सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए उत्तर दक्षिण सब तरफ, और आपने तो यह कहा कि हमारे यहां दो लोग, अब हमारे यहां दो लोग की बात कहती हैं, आपके यहां तो दो हैं और दोनों एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। क्यों? पंजाब में पहले सिद्धू और अमरिंदर भिड़े रहते थे। अमरिंदर कर्नाटक में राजस्थान में तो पायलट और गहलोत भिड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में के.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल भिड़े हुए हैं। वैसे मध्य प्रदेश में भी इस समय कमलनाथ और ज्योतिरादित्य जी भिड़े हुए थे, अब वो इधर आ गए हैं। और भाई लोग तो यहां तक कहते हैं कि अब बहना और भैया भी दोनों किस लिए नहीं हो पाता है। बाकी की तो आप बात ही छोड़ दें। बोलिए सुप्रिया जी। सुधांशु जी, आप भी बोलते बोलते थोड़ा ज्यादा बोल गए। मुझे पता है अंदर के उद्गार तो कभी कभी निकल ही जाते हैं। पाटिल वर्सेस रूपानी जी, जब तक रूपानी जी कठपुतली की तरह हटा नहीं दिए गए, नरोत्तम मिश्रा जी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे जी वर्सेस पुनिया जी वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत जी, योगी जी जिनके खिलाफ 200 विधायकों ने सदन में बैठकर अनशन किया और आपके कद्दावर नेताओं ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी, जिसमें से ब्रजेश पाठक जी भी शामिल हैं। कहां तक जाऊं? येड्डी जी, जिनको आपके मंत्रियों के आग्रह पर आपके मंत्रियों ने जाकर राज्यपाल को शिकायत करी, निकालकर बोम्मई जी को बनाना पड़ा। तो मुझे मत बताइए सिर फुटअव्वल की बात। सिर फुटअव्वल आपके यहाँ बड़ा भयंकर है, लेकिन आप एजेंसी छोड़ देते हैं ना लोगों के पिछले, इससे लोग आगे से कुछ नहीं बोलते हैं। आपने कहा, आपने एक बात कही जो बड़ी अजीब सी बात थी, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जनरल सेक्रेटरी कुछ नहीं है। आपने कहा अमित शाह जी किस हैसियत से जाकर संगठन का काम देख रहे थे बंगाल में, और अन्य चुनावों में आकर क्यों देखते हैं? वो तो गृह राज्य मंत्री है ना। देश के बॉर्डर पे कम दिक्कतें हैं, देश की जो आंतरिक दिक्कतें हैं वो कम है। असम और मिजोरम एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में सरेआम कत्लेआम हो रहा है, कम दिक्कतें हैं, उनको वो नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो संगठन का काम देखते हैं। क्या नड्डा जी इस काबिल नहीं है या सिर्फ रबर स्टैंप है? ये पूछना चाहती हूँ आपसे। दूसरे के बारे में ऐसी बातें ना बोल जाया करिए कि आपकी खुद की फजीहत हो जाए। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 17 राज्यों में आपकी सरकार है, एक दलित मुख्यमंत्री बना दीजिए, फिर चन्नी जी पर रस्साकशी करा करिएगा, कीटाक्ष पढ़ा करिएगा, वो आप नहीं करिएगा। आप ही के यहाँ से सिद्धू जी आए थे ना, हमने उनको इज्जत दी और आज हमने उनको अपना पीसीसी बनाया। आपने क्यों नहीं ऐसा कर दिया? क्योंकि उनके और जेटली जी के बीच और कैप्टन जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया सुप्रिया जी। किसको? कैप्टन अमरिंदर जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक सीनियर कांग्रेस लीडर। अब अगर चुने हुए विधायकों को लगता है कि विधानमंडल का नेता चेंज होना चाहिए तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा, यही लोकतंत्र है। और इसीलिए हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है। हम लोगों को उसमें कौन सा इनका मंडल है 75 वर्ष के बाद जहां डाल दिए जाते हैं। अच्छा सुप्रिया जी, आप राहुल गांधी जी को विपक्षी दलों का नेता मानती हैं, विपक्षी दलों में सबसे बड़ा चेहरा मानती हैं? मैं राहुल गांधी जी को सिर्फ विपक्षियों का नेता नहीं मानती, मैं राहुल गांधी जी को इस देश का नेता मानती हूं, क्योंकि वो निडर होकर इस दमनकारी सरकार से सवाल पूछते हैं। मैं एक बात आज बड़े फख्र से कहती हूं, इस देश में अगर कोई एक नेता ऐसा है, पूरे देश में भी आरएसएस और बीजेपी जैसी विभाजनकारी शक्तियों से हाथ नहीं मिला सकते। शरद पवार ये कहते हैं राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है।
कैप्टन अमरिंदर कहते हैं अनुभवहीन है उनके सलाहकार, उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। ममता बनर्जी ये कहती हैं और राहुल गांधी जो विदेश में रहते हैं वो देश की राजनीति क्या जाने। नहीं, अभी मुझे मेरा बोलने का टर्न है। ऐसा है कि ममता जी तो 2012 से यूपीए छोड़ के चली गई थी, वो कहां से 9 साल बाद यूपीए पे बोल रही, उनको नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा, एक मिनट रुक जाइए, और दूसरा आपने अमरिंदर सिंह जी के लिए कहा जो कांग्रेस के छोड़ते ही बीजेपी की नाव में सवार हो गए, तो उनकी तो नैतिकता बिल्कुल सही किया उनको निकाल कर। अगर नहीं निकाला गया होता तो शायद गलत होता। जो आदमी इतना बड़ा समरसॉल्ट कर सकता है अपनी विचारधारा पर, बीजेपी से नवजोत सिंह सिद्धू को लाकर कैप्टन अमरिंदर को बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया। बहरहाल सुधांशु जी आप मौका जी एक तो सुप्रिया जी ने जो बोला तो मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जैसी राजनीतिक समझ बहुत कम लोगों में होती है। देखिए वो बहुत पहले समझ गए थे कि अमेठी में उनका बैंड बजने वाला है, इसलिए भागकर वायनाड चले गए थे। और उनको वह संज्ञा यानी पप्पू की संज्ञा जिस नेता ने दी, उस अप्रतिम संज्ञा का पुरस्कार उन्होंने उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना के दिया। ऐसी अभूतपूर्व राजनीतिक विवेक शायद बहुत कम लोगों में होता है। और सुप्रिया जी जोशी जोश में एक बात बोल गई कि भारत में एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी जी जो आरएसएस और बीजेपी के साथ लड़ने में सक्षम है। वैसे सुप्रिया जी अभी एक कांग्रेस की अध्यक्ष तो सोनिया जी हैं और प्रियंका जी भी महासचिव हैं। इसका मतलब वो दोनों लड़ने में सक्षम नहीं, अकेले राहुल जी सक्षम है। यही तो साइकोफिनेसी कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी बोला कि साहब हम वो लड़ने में सक्षम है, फलाना है, ढिमाका है, अरे सारी बातें आपकी इसी चक्कर में हो जाती है कि एक नेता को महान करने में। और अंत में एक बात कह दूं, आपने कहा विपक्ष में बिना पद कर रहकर संघर्ष करना मुश्किल होता है। सुप्रिया जी विपक्ष में नहीं, सत्ता में बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी जी जब प्रधानमंत्री का पद बकौल आप लोगों के छोड़ देती हैं, मगर उसी सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो कैबिनेट मंत्री का रैंक है वह धारण कर लेती हैं, जिसके लिए बाद में उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा भी देना पड़ता है। ऐसा अद्भुत त्याग, ऐसा अद्भुत पद के प्रति लालसा वो कांग्रेस में ही देखने को मिलती है। और मजे की बात, प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ी फोटो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मंत्री की लगती थी, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का उसका फोटोवा बड़ा और प्रधानमंत्री का फोटो छोटा। इसीलिए सुप्रिया जी आपने सही कहा, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो घुमा फिराकर आपकी पार्टी की फजीयत करा दे। सुप्रिया जी, कौन से संविधान में लिखा है कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी होना चाहिए? ममता बनर्जी भी हो सकती हैं। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन डेमोक्रेसी तो यही है ना कि जिस पार्टी का 19.7% वोट शेयर है, बशर्ते 4.1% वहां का लीडर नेता होना चाहिए जिसको बाकी लोग मानते हो। 13 लोग जब एक साथ खड़े होकर स्टैंड लेते हैं और टीएमसी उसमें नहीं आती तो वो कैसे यहां पर आके बात कर सकती है? इस संविधान में लिखा है, इसको लोकतंत्र का संविधान कहते हैं। मैं एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, चाहे आर्थिक मंदी हो, चाहे कोरोना का कुप्रबंधन और कहा गया हो कि सुनामी आ रही है तैयार हो जाइए, लेकिन आपको नमस्ते ट्रंप करा के सरकारें गिना रही थी, चाहे ये चीन का हमारे घर में घुसपैठ हो, चाहे काले कानूनों पर हो, अगर एक व्यक्ति ने शुरू से आपको आगाह किया और सच बोला है तो उसका नाम राहुल गांधी है। दिक्कत की बात यह है कि राहुल गांधी का नाम सुन के, उनकी बातें सुन के आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। मुझे पता है, कोई बात नहीं, ऐसा होगा क्योंकि वो सतत सही बोलेंगे और आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। बहुत कम मेरे पास वक्त बचा है सुधांशु जी, बीजेपी के हाथ पांव फूल जाते हैं, बहुत कम वक्त बचा है, मुझे क्लोज करना है डिबेट। मोदी ये क्या बात हुई? ये गलत बात है। सुधांशु जी मुझे क्लोज करनी है डिबेट। आप बार बार उनके पास क्यों जाती है रिटॉर्ट के लिए? आई एम आल्सो स्पीकिंग अप। 1 मिनट बाकी है सुप्रिया जी। एक ही लाइन में बोल देता हूं। इन्होंने कहा कि कोरोना के लिए जिस समय राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया था फरवरी 2020 में, वो कह रहे थे फ्लाइटें बंद कर दो, और खुद इटली से बैठ के जवाब दे रहे थे। खैर, मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को खुद यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप नैसर्गिक नेतृत्व नहीं खड़ा करेंगे तो यह समस्या आती ही रहेगी। अगर कांग्रेस इसको समझ सकती है तो बहुत अच्छा, नहीं समझती है तो यह उनका अंदरूनी मामला है। With how you have handled this. प्रधानमंत्री मोदी, सुप्रिया जी मैं बहुत माफी चाहती हूं लेकिन वक्त इतना ही था। सुधांशु जी आपका भी, सुप्रिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, कुरुक्षेत्र में आने के लिए।